गुड इवनिंग एंड नमस्ते। वेलकम बैक टू माय क्लास। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने बहुत सारा कुछ कंप्लीट कर लिया कॉन्ट्रैक्ट का। अभी भी कॉन्ट्रैक्ट का बहुत कुछ बाकी है, लेकिन बहुत कुछ हमने कंप्लीट भी किया, एलाबोरेटली कंप्लीट किया। मैं कोशिश की हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। अगर किसी को समझ में नहीं आया किसी भी सेक्शन में, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड क्लास शुरू करने से पहले इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन दैट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एज इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट, रादर मोटिवेट्स मी टू कंटिन्यू दिस क्लास। कि मैं फिर से कल एक नया क्लास लेके आऊँ आप लोगों के लिए। और आप लोगों के साथ ये टाइम बहुत ही स्पेशल होता है मेरा, क्योंकि आई एम वेरी न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म। तो कल के क्लास में हमने लीगल प्रिंसिपल ऑफ कंसिडरेशन पूरा कंप्लीट कर लिया था। आई होप सभी को समझ में आया भी होगा कि एक्चुअली क्या क्या लीगल प्रिंसिपल्स है कंसिडरेशन, या फिर कंसिडरेशन क्या है, इतना इम्पॉर्टेंट वो है क्यों एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो आज हम एक नया कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इंग्लिश में, मैं पहले पढ़ूंगी, उसके बाद मैं हिंदी में समझाऊंगी। ठीक है, अगर किसी को हिंदी में समझने में आसानी होती है तो उसके लिए भी ये सही होगा। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि हमेशा इंग्लिश में पढ़ाना या फिर इंग्लिश में ही बोल जाना किसी किसी को मतलब ऐसा मुझे भी कभी कभी लगता था कि आई एम नॉट गेटिंग दैट सेंस, मुझे वो सेंस आ नहीं रहा है। तो आई एम ट्राइंग कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, एंड प्लीज़ अगर कुछ गलती मुझसे भी हो रही है इस क्लास में, तो प्लीज़ आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे गलती हो रहा है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ। तो आई डेफिनेटली ट्राई टू मेक चेंज इन दैट सेक्शन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज का क्लास शुरू होता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन क्या है वो हम पढ़ेंगे। देयर आर टू डिस्टिंक्ट एंड फंडामेंटल प्रपोजिशन इन इंग्लिश लॉ। क्या क्या है इंग्लिश लॉ में? डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन, जो हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो दो तरीका प्रपोजिशन होता है इंग्लिश लॉ में, एक डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन एंड सेकेंड वन इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों ही सेम चीज़ है। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस बोथ आर द सेम थिंग। ओके, the doctrine of stranger to a consideration must be distinguished from the privity of contract. As in the case of the former, the Indian law and the English law are diametrically opposed to each other. मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रेंजर में हमारा इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ दोनों ही अलग है। कंसिडरेशन, स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन हम कल पढ़े कि जो भी स्ट्रेंजर है एक कॉन्ट्रैक्ट में जिससे हमारा कंसिडरेशन नहीं आया, वो स्यू कर सकता है अंडर द इंडियन लॉ कॉन्ट्रैक्ट में। तो वो पार्टी नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसके पास वो पावर था कि वो स्यू कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट में जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो कंसिडरेशन नहीं दिया। कल के क्लास में हमने ये पढ़ा था। आज के क्लास में पढ़ेंगे कि ये प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्योंकि इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ इस टॉपिक के ऊपर प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दे आर बोथ डायमेट्रिकली ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। सेम मीन वो नहीं करते, अलग अलग मतलब वो बताते हैं। ठीक है, तो पहले बात, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या उसको हमको जानना है अच्छी तरीके से। फिर तो बाद में इंग्लिश लॉ इंडियन लॉ आएगा, लेकिन उसके पहले प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या। Doctrine of privity of contract means that only those persons who are parties to the contract can enforce their mutual rights against each other. तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जो लोग सिर्फ पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट का, सिर्फ वही एनफोर्स करा सकता है अपना राइट्स अगेंस्ट ईच अदर। मतलब ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट है, तो ए और बी ही सिर्फ एनफोर्स कर सकता है अपने आपस में दोनों का म्यूचुअल राइट्स, तीसरा कोई नहीं। आई रिपीट,
जो भी आदमी के बीच, मतलब जिन पार्टी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिर्फ वही पार्टी अपना म्यूचुअल राइट्स को एनफोर्स कर सकता है एक कॉन्ट्रैक्ट में, तीसरा कोई नहीं। ठीक है। A contractual relationship comprises of contractual rights and duties which are strictly confined to the parties to the contract. तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में आता क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज़। तो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज़ से हमें ये तो पता चल ही रहा है कि ऐसा राइट, ऐसा ड्यूटी जो एक कॉन्ट्रैक्ट से आता है। तो ऑब्वियसली जो राइट एंड ड्यूटीज़ कॉन्ट्रैक्ट से आता है तो वो एनफोर्स भी उस कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज़ के बीच होगा, तीसरे के बीच नहीं होगा। तो हमें टर्म से ही ये पता चल रहा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज़ अराइजेज बिटवीन द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ना कि टू द स्ट्रेंजर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, उससे हम एनफोर्स नहीं करा सकते अपने कॉन्ट्रैक्चुअल राइट या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी को। ठीक है। The expression privity of contract therefore means a private legal relationship. Privity का मतलब है एक प्राइवेट लीगल रिलेशनशिप अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो प्राइवेट लीगल रिलेशनशिप ही तो हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा हो रहा है। तो दो पार्टी है, दो पार्टी के बीच जो रिलेशन है एक कॉन्ट्रैक्ट में, वही तो लीगल रिलेशनशिप है, प्राइवेट लीगल रिलेशनशिप, जो कि पॉसिबल है सिर्फ उन्हीं दोनों के बीच, ना कि तीसरे के बीच। ए और बी पार्टी है एक कॉन्ट्रैक्ट का, तो ए और बी के बीच जो लीगल रिलेशनशिप है तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है ए और बी के बीच ही, ना कि ए और सी के बीच। ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी होगा उनके बीच जो लीगल रिलेशनशिप है वही है हमारा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो पार्टीज़ है सिर्फ उन्हीं के बीच रिलेशनशिप होगा, लीगल रिलेशनशिप होगा टू एनफोर्स देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़ इन दैट कॉन्ट्रैक्ट। वही आपस में राइट्स एंड ड्यूटीज़ को एनफोर्स करा सकता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है। On this doctrine, both the English law and Indian law are in agreement. अब दोनों ही, मतलब इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ सहमत नहीं है, दे आर इन एग्रीमेंट। मतलब इंग्लिश लॉ कुछ और मानता है, इंडियन लॉ कुछ और मानता है, दोनों ही एक ही चीज़ में सहमत नहीं है। Thus, under both the legal system, there is absolutely unanimity. Okay, मतलब they are not consent, they are not giving their consent on the same thing in the same manner. ठीक है। कंसेंसस एड आइटम हम पहले भी पढ़े थे फ्री कॉन्सेंट के टाइम में। तो इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ एक दूसरे से इस बारे में, मतलब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सहमत नहीं है। द जनरल रूल इज दैट, जनरल रूल हमारा क्या है? सब्जेक्ट टू सच नोटेबल एक्सेप्शंस, मतलब एक्सेप्शंस तो है ही, ओनली अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू अपॉन इट। जनरल रूल ये बताता है एक्सेप्शन को छोड़ के कि जो हमारा पार्टी है सिर्फ वही केस कर सकता है दूसरे पार्टी के ऊपर। सिंस इट इज़ ओनली बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप प्राइवेट इन नेचर अराइज्ड एंड डेवलप। तो एक्चुअली ये दोनों पार्टी के बीच में है, इसीलिए ये प्राइवेट इन नेचर है। प्राइवेट इन नेचर मतलब सिर्फ उन्हीं दो पार्टी के बीच हो रहा है, ना कि वर्ल्ड एट लार्ज हो रहा है, ना कि सबके बीच हो रहा है। नहीं, प्राइवेट हेयर मीन्स उस कॉन्ट्रैक्ट का दो पार्टी है, इसीलिए उन दोनों पार्टी के बीच ही ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, इसीलिए ये प्राइवेट इन नेचर है। A third party referred to as stranger to the contract cannot enforce a contract even though the contract may be entered into for its benefit by way of general proposition of law. मतलब ए और बी के बीच ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो कि बेनिफिट करेगा तीसरे को, मतलब ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया
जो बेनिफिट करेगा सी को। तो सी यहाँ पे एक्चुअली पार्टी नहीं है, सी के बेनिफिट के लिए ए और बी ने पार्टी कॉन्ट्रैक्ट किया, तो सी यहाँ पे हमारा स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है। तो सी के पास कुछ भी राइट नहीं है, वो केस नहीं कर सकता ए और बी के ऊपर। आई रिपीट, एक कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट किया ए और बी ने, किसके लिए किया? खुद के लिए नहीं किया, खुद के बेटरमेंट के लिए नहीं किया, किया किसी तीसरे के लिए, मानो सी के लिए किया, ठीक है, वो सी को बेनिफिट करेगा उस कॉन्ट्रैक्ट। तो सी यहाँ पे हमारा एक्चुअली पार्टी नहीं रहा, पार्टी है हमारा ए एंड बी। ए एंड बी के कॉन्ट्रैक्ट को, जो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी ने बनाया, वो एक्चुअली बेनिफिट करेगा सी को। तो सी यहाँ हमारा स्ट्रेंजर हुआ कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का तो पार्टी सी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी एक्चुअली ए एंड बी है। तो सी के पास ये राइट नहीं है कि सी ए और बी के ऊपर केस ला सके। तो अ स्ट्रेंजर कैन नॉट एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट इवन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर के लिए जितना भी कॉन्ट्रैक्ट बनाए, बेनिफिट के लिए जितना भी कॉन्ट्रैक्ट बनाए, अगर स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है तो वो किसी भी हाल में केस नहीं कर सकता, मतलब एनफोर्स नहीं कर सकता उस कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। Thus notwithstanding a certain contract was with the object of providing benefit. For example, x और y के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ z के बेनिफिट के लिए, तो z even writes the benefit vested in his favor since his legal position is a stranger to a contract. So Z cannot enforce that contract which is made between X and Y. I repeat, same example है, X और Y के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो बेनिफिट करेगा Z को। तो Z के बेनिफिट के लिए X और Y ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो Z का यहाँ पे लीगल पोजीशन एज अ स्ट्रेंजर है, क्योंकि वो पार्टी नहीं है, उसके बेनिफिट के लिए X एंड Y ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो Z कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है X एंड Y के बीच, वो एनफोर्स नहीं करा सकता, क्योंकि Z यहाँ पे कोई पार्टी है नहीं, सिर्फ उसका पोजीशन है स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। However, it may be mentioned here the situation contemplated to a certain developed in courses of time both in India and to a certain exception developed in course of टाइम बोथ इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। लेकिन टाइम के वक्त, मतलब जितना समय गया, बीतता गया, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हुआ एंड ये दोनों में हुआ, मतलब इंग्लिश लॉ में भी एक्सेप्शन आया, इंडियन लॉ में भी एक्सेप्शन आया। तो जनरल रूल हमको ये समझ में आया कि जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट का, सिर्फ वही एनफोर्स करा सकता है कॉन्ट्रैक्ट अपने में, ना तो कोई स्ट्रेंजर करा सकता है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी स्ट्रेंजर के बेनिफिट के लिए है दोनों पार्टी के बीच, तो वो स्ट्रेंजर तब भी नहीं एनफोर्स करा सकता उस कॉन्ट्रैक्ट को, एज वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उसके बेनिफिट के लिए है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है। तो जनरल रूल तो हमें ये बताता है, लेकिन जैसा जैसा टाइम बीतते गया, ठीक उसके ऊपर हमारा एक्सेप्शंस भी आते गया, ठीक है, दोनों लॉ में, इंग्लिश लॉ में भी, इंडियन लॉ में भी। अब इंग्लिश लॉ और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी का कनेक्शन क्या है, वो कैसे डील करता है इंग्लिश लॉ, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। The general rule of the English common law is now well settled that no one but parties to a contract can be entitled to the rights under it or bound by it. तो general rule तो ये बताता है कि जो लोग भी पार्टी है एक कॉन्ट्रैक्ट का, सिर्फ वही एनफोर्स करा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को अपने बीच, ठीक है। This is because a contract is a private relationship between the parties that are making the contract, and therefore the rights and obligations under such a contract are strictly confined to them. As a contract से जो लीगल राइट एंड लीगल ड्यूटीज़ हमारा अराइज होता है, वो एक प्राइवेट इन नेचर है। प्राइवेट इन नेचर क्यों है? क्योंकि जो पार्टी है सिर्फ वही एनफोर्स करा सकता है। तो जितना लीगल ड्यूटीज़, जितना लीगल राइट्स
अराइज होता है कॉन्ट्रैक्ट से, वो सिर्फ कन्फाइन होता है सिर्फ पार्टी के बीच। इसीलिए इसका नाम प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये एक प्राइवेट लीगल रिलेशनशिप है। इसका नेचर कैसा है? प्राइवेट है, दैट कन्फाइन ओनली टू द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर एक लाइन में कोई भी पूछे कि व्हाट इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या होगा? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ओनली द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स द contract between them, and not a stranger or not a third party can enforce the contract to the parties. ठीक है, आई होप अब तक पढ़ने के बाद ये तो सबको ही बता सकता है कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्चुअली मतलब क्या रहा। ठीक है, तो प्लीज़ बीच बीच में आप लोग शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक भी करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते अब वो भूल ही गए कि नहीं ये भी करना है। ठीक है, कभी कभार अटेंडेंस लगाना भी बहुत ही आवश्यक होता है, तो आप लोग भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे कि टाइम के साथ साथ हमारा पहला हम क्या सोचते थे इंग्लिश लॉ में और अब हम क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ओल्ड व्यू में क्या होता है? ओल्ड व्यू का एक बहुत फेमस केस है डर्टन वर्सेस पूल। दैट इज अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड इज merely related to the promisee has a right of action. ठीक है, एंड मॉडर्न व्यू में क्या कहा जाता है? द aforesaid व्यू prevailed for nearly 200 years and it was later rejected. The landmark case in Tweedle versus Atkinson 1861, the rule that only parties to a contract can sue each other was recognized for the first time in this case. तो पहले क्या था कि जो डटन वर्सेस पूल 1672 का केस, ये हमारा फर्स्ट केस है जो ओल्ड व्यू हमारा बताता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। क्या बताता है? डटन वर्सेस पूल 1672 के केस में हमें ये पता चलता है कि जो पार्टी हमारा स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन कुछ भी तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो उसके पास राइट होता है कि वो एनफोर्स करा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। आई रिपीट, डटन वर्सेस पूल 1672 के केस से हमें ये पता चलता है कि अगर एक पार्टी जो कि ना स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट का, वो डायरेक्ट हमारा पार्टी नहीं है एंड कुछ भी मेयरली रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट से, तो उसके पास राइट होता है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है। आई रिपीट, डटन वर्सेस पूल के केस से हमें ये पता चलता है कि जो पर्सन स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ भी तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो स्ट्रेंजर टू दैट कॉन्ट्रैक्ट उस पार्टी के पास पावर है कि वो एनफोर्स करा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। लेकिन 200 साल बाद ये कॉन्सेप्ट चलता गया 200 साल तक कि स्ट्रेंजर करा सकता है एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट को, तो ही इज़ नॉट पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कंसेप्ट हमारा 200 साल चलता गया। 200 साल के बाद ये सब इंग्लिश लॉ का मानना है। इंग्लिश लॉ में ये हुआ है। इंडियन लॉ को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इंग्लिश लॉ में क्या हुआ था वो पढ़ेंगे, फिर बाद में इंडियन लॉ को पढ़ेंगे। तो इंग्लिश लॉ में 200 साल तक डटन वर्सेस पूल का कंसेप्ट किया, जो भी स्ट्रेंजर है वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है। ठीक है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट से कुछ भी तरीके से रिलेटेड हो तो। 200 साल तक चलने के बाद हमारा आया ट्वीडल वर्सेस एटकिंसन 1861 का केस। ठीक है, अब ट्वीडल वर्सेस एटकिंसन 1861 के केस में हम क्या पढ़े कि सिर्फ जो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ वही एनफोर्स करा सकता है, ना कि कोई स्ट्रेंजर। ठीक है, आई रिपीट, डटन वर्सेस पूल 1672 के केस में हम ये पढ़े कि जो स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट का एंड वो किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो वो एनफोर्स करा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को।
तो ये कंसेप्ट 200 साल तक चलने के बाद ट्विडल वर्सेस एटकिंसन 1861 का केस आने के बाद ये तय हुआ कि सिर्फ जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट का वही एनफोर्स करा सकता है, ना कि कोई तीसरा मतलब स्ट्रेंजर नहीं करा सकता एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, अब ट्विडल वर्सेस एटकिंसन के केस है क्या एक्चुअली वो हम पढ़ेंगे। द प्लेंटिफ married a girl. After this marriage, a contract in writing was made between the fathers of the married couple. तो plaintiff married a girl, उन दोनों के बाद शादी हो गया, दोनों में शादी होने के बाद उन दोनों के पिता मतलब फादर्स में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि each should make a payment of a certain sum of money to A हमारा यहाँ पे प्लेंटिफ है और मैरिड अ गर्ल B। तो A प्लेंटिफ है जो शादी किया B से, B हमारा एक लड़की है जिससे शादी किया, और इन दोनों के फादर है X एंड Y। तो A B के साथ शादी करने के बाद उन दोनों मतलब A और B के फादर में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि दोनों के फादर ही, A और B के दोनों के फादर ही कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी टू A who should even have the power to sue the executors of his father-in-law estate for the money promised to him by the father-in-law। केस क्या है? That each should make a payment of a certain sum of money to A। तो दोनों के फादर ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम दोनों ही कुछ अमाउंट के पैसे ए को जमा करेंगे। ठीक है, मतलब ए को देंगे। ए यहाँ पे कौन है? प्लेंटिफ है जो शादी किया बी से। तो ए और बी दोनों के फादर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम दोनों ही कुछ अमाउंट के पैसे ए को देंगे। तो ए के पास ये भी पावर होगा कि अगर हम दोनों ही वो पैसा ना दे पाए ए को, तो ए अपने फादर इन लॉ के एस्टेट से वो मनी को ले सकता है। आफ्टर द डेथ ऑफ फादर इन लॉ वाई मतलब बी के पिता मरने के बाद, बी के पिता जब मर गया तो बी के पिता यहाँ पे ए का फादर इन लॉ हुआ। तो आफ्टर द डेथ ऑफ फादर इन लॉ फॉर एग्जाम्पल वाई द एग्जीक्यूटर्स रिफ्यूज टू पे द सम ऑफ मनी एज प्रॉमिस्ड बाय द डिसीज्ड। तो जो मर गया मतलब वाई तो बोला था कि हम दोनों ही कुछ अमाउंट ए को देंगे और अगर हम फेल भी हो गए तो मेरे एस्टेट से मतलब मेरे ज़मीन से वो पैसा जाएगा। ठीक है, अब ए क्या किया? केस किया किनके ऊपर? वाई के जितना सारा हिस्सेदार है मतलब जितना सारा प्रॉपर्टी है जो उसको देख रहा था, एग्जीक्यूटर्स है, उस एग्जीक्यूटर्स के ऊपर ए ने केस किया कि ऐसा तो वाई ने बोल के गया था कि उनके ज़मीन से मुझे ये सब मिलेगा, लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रहा है, आप लोग क्यों बंद कर रहे हैं उसको। It was held that plaintiff will not succeed। plaintiff केस नहीं कर सकता, क्यों? He could not sue since he was not a party to a contract। Actually contract तो A के साथ नहीं हुआ था, contract हुआ था A और B के पापा लोगों के बीच। तो हुआ था A के बेनिफिट के लिए ही, लेकिन A यहाँ पे स्ट्रेंजर है, A के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। No consideration had moved from him to his father-in-law, hence he was a stranger to the consideration। वो consideration के भी stranger है and contract का भी वो stranger है। ठीक है, तो इन दोनों तरफ से ही वो stranger है, इसलिए वो केस नहीं कर सकता। तो पूरा केस क्या है? A और B दोनों ने शादी किया, A और B दोनों के पापा ये डिसाइड किया कि हम कुछ पैसा ए को देंगे। ठीक है, तो अगर मैं फादर इन लॉ बोला मतलब बी के पिता बोला कि अगर हम दे ना सके वो पैसा तो वो मेरे ज़मीन से जाएगा। ठीक है, तो मेरे एग्जीक्यूटर्स जो ज़मीन को देख रहा है वो पे कर देगा। लेकिन बीच में क्या हुआ?
बी के पिता मर गया। मर जाने से बी के पिता का जो एग्जीक्यूटर्स था वो लोग पैसा देने के लिए मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं देंगे। अब ए किया केस फाइल कर दिया कि ऐसा कैसे, पैसा कैसे नहीं आएगा, प्रॉमिस तो किया था ना कि मेरे ससुर जी फादर इन लॉ की मुझे पैसा मिलेगा, पैसा क्यों नहीं आ रहा है। तो वो केस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक्चुअली एग्रीमेंट हुआ था एक्स और वाई के बीच, मतलब ए और बी के पापा लोगों के बीच, ना कि ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। एंड सेकेंड थिंग, ए कुछ कंसिडरेशन दे भी नहीं रहा था, तो यहाँ पे वो कंसिडरेशन के मामले में भी स्ट्रेंजर है, कॉन्ट्रैक्ट के मामले में भी तो स्ट्रेंजर है ही है, एंड कंसिडरेशन के मामले में भी वो स्ट्रेंजर है। ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट द अर्लियर case law on the legal point that a stranger to a consideration cannot sue on the promise of the promisor is Thomas versus Thomas 1842। वो भी हम पढ़े थे कि अगर कंसिडरेशन स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन है तो उसके पास भी राइट नहीं है कि वो प्रॉमिस के अगेंस्ट कुछ केस कर सके प्रॉमिसर के। मानो प्रॉमिसर ने एक प्रॉमिस किया, अब कंसिडरेशन उसने पे नहीं किया, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि मैं उसके ऊपर केस करूं, नहीं कर सकता। ठीक है। After this famous case in 1861, the recognized rule of English law is that a contract cannot confer any right on one who is not a party to the contract, even though the very object of the contract may be for the benefit of that third party. Thus, it is now established in India, neither a stranger to a contract nor stranger to a consideration can take advantage of a contract, although it may be made for his benefit. तो इंडिया में भी ये इस्टेब्लिश्ड हो गया कि एक आदमी जो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है एंड स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन है, वो किसी भी हाल में कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकता। तो इंग्लिश लॉ के साथ साथ ही इंडिया में भी इस्टेब्लिश्ड हो गया। ठीक है। तो पहले हम कितने सारे केस लॉस पढ़े? पहले हम पढ़े दत्तन वर्सेस पूल के केस। दत्तन वर्सेस पूल के केस में हम ये पढ़े कि तब होता था कि जो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है और वो किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है। तो ये कंसेप्ट हमारा 200 साल तक चला। फिर हमारा आया ट्विडल वर्सेस एटकिंसन का केस, जिसमें ये इस्टेब्लिश्ड हुआ कि जो पार्टीज़ है सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है, दूसरा थर्ड पार्टी नहीं। तो ट्विडल वर्सेस एटकिंसन का केस एक्चुअली क्या है? ए और बी दोनों के बीच शादी हुआ। अब दोनों के पापा एग्रीमेंट पे आए, कॉन्ट्रैक्ट किए कि हम दोनों ही कुछ पैसा ए को देंगे। अब ए का जो फादर इन लॉ था वो बोला कि अगर मैं इसमें फेल कर भी गया कि मैं पैसा अगर नहीं दे पाया तो मेरे हिस्से ज़मीन से वो पैसा जाएगा ए के पास। ठीक है। अब इसी बीच ए का फादर इन लॉ मर गया, तो मरने के बाद वो पैसा आना भी बंद हो गया। मतलब फादर इन लॉ का जितना ज़मीन था उससे जो पैसा आ रहा था वो जो लोग देखभाल कर रहे थे उस ज़मीन को वो दे नहीं रहा था। तो ए ने किया केस कि क्यों नहीं पैसा आएगा, फादर इन लॉ तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि वहाँ से पैसा आएगा। तो उसमें से हमारा 2 कंसिक्वेंसेस निकल के क्या आया कि एक तो ए जो प्लेंटिफ है, केस जो किया वो तो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली उनके पापा लोगों के बीच में हुआ था, प्लेंटिफ के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, इसलिए वो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है। एंड सेकेंड, ही इज़ ऑल्सो स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन। क्यों? क्योंकि उनसे मतलब ए से कुछ कंसिडरेशन किसी के पास भी नहीं जा रहा है, तो वो स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन भी है। तो जो आदमी स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है एंड स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन है वो किसी भी हाल में कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकता। ठीक है। फिर से हम पढ़ेंगे। तो ये बात इंडिया में भी इस्टेब्लिश्ड हो गया। फिर से एक केस लॉ में ये रीअफर्म्ड किया कि जो पार्टी है सिर्फ वही एनफोर्स करा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को।
डनलॉप न्यूमैटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ रीच एंड कंपनी लिमिटेड 1915 का केस है। आई रिपीट, डनलॉप न्यूमैटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ रीच एंड कंपनी लिमिटेड 1915 का केस। फैक्ट ऑफ द केस पढ़ेंगे पहले। एपेलेंट कौन है? डनलॉप एंड कंपनी वेर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मोटर कार टायर्स, जो कि मैन्युफैक्चरर है मोटर कार टायर का। दे सोल्ड नंबर ऑफ टायर्स टू मिसेस ड्यू एंड कंपनी, जो कि डीलर है, डीलर ऑफ डनलॉप न्यूमैटिक टायर कंपनी का। ऑन द एग्रीमेंट दैट द टायर्स शुड नॉट सोल्ड बिलो द कंपनीज लिस्ट प्राइस, तो कंपनीज का जो लिस्ट प्राइस है उसके बिलो टायर को सोल्ड नहीं किया जाएगा, बेच नहीं जाएगा। ड्यू एंड कंपनी इन देयर टर्न सोल्ड सम ऑफ द टायर्स टू द रिस्पोंडेंट। कौन है रिस्पोंडेंट? सेल्फ रीच एंड कंपनी, जो कि रिटेलर भी है, with an agreement between Due and Company and the respondent, that is Selfridge and Company। तो ये रिटेलर कंपनी आई होप समझ में आया नहीं, मैं फिर से बता दे रही हूँ। एपेलेंट वेर मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर कार्स, ठीक है, पहले सिर्फ शब्दों से हम समझेंगे, फिर कौन रिटेलर है कौन एपेलेंट है वो बाद में हम समझते। तो जो एपेलेंट है वो है मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर कार टायर, टायर के मैन्युफैक्चरर है। दे सोल्ड, जो मैन्युफैक्चरर है उसने बेचा कुछ टायर को मिसेस ड्यू एंड कंपनी को, बेचा। फिर एग्रीमेंट ये किया ड्यू एंड कंपनी के साथ मैन्युफैक्चरर ने कि हमारे कंपनी का जो लीस्ट प्राइस है उसके बिलो आप ये टायर को नहीं बेचेंगे। तो ड्यू एंड कंपनी बोले ठीक है नहीं बेचेंगे। अब ड्यू एंड कंपनी फिर से एक जन के साथ किया एग्रीमेंट कि मेरे पास इतना टायर है, हम तुमको बेचना चाहते हैं। तो बोले ठीक है हम भी लेंगे। तो यहाँ पे दो एग्रीमेंट हुआ, एक हुआ मैन्युफैक्चरर के साथ ड्यू एंड कंपनी का, और एक हुआ ड्यू एंड कंपनी जो बेचना चाहता है, जो टायर उसने खरीदा था उस मैन्युफैक्चरर से, उसको वो बेचेगा दूसरे पार्टी से, ठीक है। द रेस्पोंडेंट शैल ऑल्सो प्रोमिस्ड कि conditions as to the price, and the respondents also promised that they would pay to the appellant, कौन है appellant? Dunlop and Company, by way of damages a sum of $5 for every tire sold below the list price। तो यहाँ पे हमारा appellant Dunlop and Company है। तो पहले बात, Dunlop and Company हमारा appellant है और वो मैन्युफैक्चरर भी है उस टायर का। तो एपेलेंट है डनलॉप एंड कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है उस टायर का। अब उस मैन्युफैक्चरर कंपनी मतलब डनलॉप के कंपनी एग्रीमेंट किया किसके साथ? मिसेस ड्यू एंड कंपनी के साथ, कि हम आपको मेरा टायर बेचेंगे लेकिन आपको भी बदले में इस टायर को बिलो द लिस्ट प्राइस आप नहीं बेच सकते, ठीक है। एपेलेंट रहा डनलॉप एंड कंपनी, वो है मैन्युफैक्चरर, उसने एग्रीमेंट किया मिसेस ड्यू के साथ कि आप मुझसे आप टायर लीजिए लेकिन आप इस टायर को बिलो द लिस्ट प्राइस नहीं बेच सकते, ठीक है। अब ड्यू एंड कंपनी एग्रीमेंट किया सेल्फ रीच एंड कंपनी के साथ। अब सेल्फ रीच एंड कंपनी था रिटेलर, ठीक है, वो टायर खरीदना चाहता था मिसेस ड्यू के साथ। तो मिसेस ड्यू ये भी बोले कि जो रिस्पोंडेंट है, यहाँ पे रिस्पोंडेंट हमारा कौन है? ड्यू एंड कंपनी। तो रिटेलर है हमारा सेल्फ रीच और रिस्पोंडेंट है हमारा ड्यू। क्यों रिस्पोंडेंट है? क्योंकि एपेलेंट हमारा डनलॉप एंड न्यू टायर है और रिस्पोंडेंट है हमारा ड्यू, क्योंकि डनलॉप ने पहले दफ़ा अपने टायर को बेचा था मिसेस ड्यू को इस प्रॉमिस के साथ कि ड्यू उसका टायर को खरीदेगा और वो अपने लिस्ट प्राइस के बिलो उसको नहीं बेचेगा। अब ड्यू जो टायर उसने डनलॉप से ख़रीदा, उस कंपनी से ख़रीदा, उस टायर को वो बेचा किसको? सेल्फ रीच कंपनी को। अब सेल्फ रीच यहाँ पे रिटेलर है और रिस्पोंडेंट है हमारा
मिसेस ड्यू एंड कंपनी। आई होप समझ में आया। एपेलेंट है हमारा डनलॉप एंड न्यूमेटिक। डनलॉप मैन्युफैक्चरर है, वो टायर को सोल्ड किया मिसेस ड्यू के साथ, जो कि ना रिस्पोंडेंट है। तो मिसेस ड्यू मैन्युफैक्चरर से टायर खरीदने के बाद मैन्युफैक्चरर ने यह प्रॉमिस किया कि हम आपको टायर बेचेंगे, लेकिन आप कंपनी के लिस्ट प्राइस के बिलो नहीं बेचेंगे। तो अब मिसेस ड्यू जो रिस्पोंडेंट है उनसे खरीदने के लिए कौन आया टायर? रिटेलर कौन है? सेल्फ्रिज एंड कंपनी। तो रिस्पोंडेंट ड्यू एंड कंपनी है। उसने ये वादा किया एपेलेंट को कि अगर हमने ऐसा कुछ टायर बिलो द लिस्ट प्राइस बेचा तो उसके लिए पर टायर के लिए £5 का हम भरपाई कर देंगे। ठीक है। Subsequently, the respondent sold some tires below the lowest price. Respondent कौन है? कौन है respondent? Mrs. Dew and Company. तो कुछ टायर उसने कंपनी के बिलो लिस्ट प्राइस बेच दिया। एंड द एपेलेंट कौन है? एपेलेंट डनलॉप एंड टायर्स brought an action against Selfridge and Company to recover damages at the rate of $5 for the same. अब रिस्पोंडेंट ने जो टायर रिटेलर से बेचा था तो पैसा किससे लेगा? अब जो एपेलेंट है वो पैसा लेने के लिए केस कर दिया किसके ऊपर? सेल्फ्रिज के ऊपर, क्योंकि एक्चुअली सेल्फ्रिज को ही ना रिस्पोंडेंट टायर बेचा था लास्ट में। ठीक है। तो इस पूरे कहानी में मैं फिर से कहानी को मतलब फैक्ट्स ऑफ द केस को रिपीट करती हूँ क्योंकि कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। डनलॉप एंड न्यूमेटिक कंपनी मैन्युफैक्चरर है टायर का। ठीक है। तो वो मैन्युफैक्चरर है टायर का, वो टायर किसको बेचा? ड्यूक एंड कंपनी को बेचा। ठीक है। तो ड्यूक एंड कंपनी को टायर बेचने के बाद ये मेंशन कर दिया डनलॉप एंड कंपनी ने कि आप टायर खरीद रहे हैं, ठीक है, लेकिन कंपनी का जो लिस्ट प्राइस है उसके बिलो आप इसको बेच नहीं सकते। ठीक है। ड्यूक एंड कंपनी मान लिया। अब ड्यूक एंड कंपनी के पास से सेल्फ्रिज एंड कंपनी आया खरीदने के लिए टायर। ऐसा होता है मार्केट पे। तो सेल्फ्रिज एंड कंपनी जब आया खरीदने के लिए तब ड्यूक एंड कंपनी डनलॉप एंड कंपनी को ये प्रॉमिस किया कि हम किसी भी टायर को आपके लिस्ट प्राइस में नहीं बेचेंगे, लेकिन अगर बेच भी दिए तो पर टायर आपको £5 हम देंगे। ठीक है। इसके बाद मिसेस ड्यूक एंड कंपनी ने कुछ टायर कंपनी के मतलब डनलॉप एंड न्यूमेटिक टायर कंपनी के बिलो लिस्ट प्राइस बेच दिया। ठीक है। अब इसके ऊपर डनलॉप एंड न्यूमेटिक कंपनी ने केस किया किसके ऊपर? जिसको टायर बेचा था ड्यूक एंड कंपनी ने सेल्फ्रिज एंड कंपनी के ऊपर केस कर दिया डनलॉप एंड कंपनी ने। अब क्या होगा? The House of Lords held that Dunlop and Company could not bring an action against the Selfridge. Why? This was because there was no contract between Dunlop and Company and Selfridge and Company. Actually, Selfridge and Dunlop Company के बीच तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट दो हुआ था। एक हुआ था डनलॉप एंड न्यूमेटिक टायर कंपनी के साथ हुआ था मिसेस ड्यूक का, एंड सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मिसेस ड्यूक के साथ सेल्फ्रिज का। तो डायरेक्ट सेल्फ्रिज और डनलॉप कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, इसलिए डनलॉप एंड टायर कंपनी सेल्फ्रिज एंड कंपनी के ऊपर केस नहीं ला सकता। अब यहाँ पे डनलॉप एंड कंपनी हमारा स्ट्रेंजर हुआ। अच्छा, वो स्ट्रेंजर हुआ इसलिए वो केस नहीं ला सकता सेल्फ्रिज के ऊपर। ठीक है। सेल्फ्रिज एंड कंपनी के ऊपर वो केस नहीं ला सकता। The scope and application of the doctrine of privity of contract was again reassessed comparatively in recent times by the House of Lords in
बीस्विक वर्सेस बीस्विक 1968 का केस। ठीक है, इस केस में हम क्या पढ़ेंगे? इन दिस केस द पोजीशन अंडर इंग्लिश लॉ हैज़ नाउ बीन फर्दर स्ट्रेंथेन्ड दैट सो एज टू सिग्निफाई अनलेस देयर इज अ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अ पार्टी कैन नॉट sue अ कॉन्ट्रैक्ट इवन दो द कॉन्ट्रैक्ट वॉज एंटर्ड फॉर हिज ओन बेनिफिट। तो इसमें भी बिस्विक वर्सेस बिस्विक के केस में भी सेम चीज़ बताया गया है कि जो स्ट्रेंजर है उस जितना ही उसके बेनिफिट के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो स्यू नहीं कर सकता। ठीक है, तो आई होप डनलॉप न्यूमेटिक टायर कंपनी का केस समझ में आया होगा। ठीक है, मैं फिर से बता दे रही हूँ, फिर हम बिस्विक वर्सेस बिस्विक के केस को एलाबोरेटली पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे कि इंग्लिश लॉ के अंडर एक्सेप्शंस क्या है रिगार्डिंग प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो डनलॉप न्यूमेटिक टायर के केस क्या है? आई रिपीट, डनलॉप एंड न्यूमेटिक टायर एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो टायर बनाता है। तो उस मैन्युफैक्चरर कंपनी के साथ, मतलब डनलॉप न्यूमेटिक टायर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया मिसेस ड्यूक एंड कंपनी ने कि हम आपसे टायर खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो डनलॉप ने बोला ठीक है हम टायर आपको देंगे, लेकिन आप कंपनी के बिलो लिस्ट प्राइस कोई भी टायर को बेच नहीं सकते। तो ड्यूक एंड कंपनी ने बोला ठीक है। अब डनलॉप से टायर खरीदने के बाद ड्यूक ने अपने टायर को किससे बेचा? सेल्फ्रिज एंड कंपनी को बेचा। तो सेल्फ्रिज एंड कंपनी के टायर्स बेचने के बाद उसने क्या किया? उसके पहले डनलॉप एंड न्यूमेटिक को कंपनी को बोला कि अगर मैं कुछ भी टायर ऐसे बिलो द लिस्ट प्राइस बेच दिया तो हर एक टायर के लिए £5 का कंपेंसेशन मिलेगा। ठीक है, हर टायर के लिए £5 मिलेगा। उसके बाद मिस्टर ड्यूक ने जब सेल्फ्रिज को टायर बेचा तो कुछ टायर बिलो द लिस्ट प्राइस बेच दिया। ठीक है, अब डनलॉप एंड कंपनी ने सेल्फ्रिज एंड कंपनी के ऊपर केस कर दिया। तो इससे क्या समझ में आया कि एक्चुअली डनलॉप एंड कंपनी एंड सेल्फ्रिज एंड कंपनी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था डनलॉप एंड कंपनी के साथ ड्यूक एंड कंपनी, एंड दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ड्यूक एंड कंपनी के साथ सेल्फ्रिज एंड कंपनी। तो एज डनलॉप एंड कंपनी इज़ अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, तो वो सेल्फ्रिज एंड कंपनी के ऊपर केस नहीं कर सकता। ठीक है, सेम चीज़ हमारा बताया गया है बिस्विक वर्सेस बिस्विक का केस जो है 1968 का। पीटर बिस्विक, अ कोल मर्चेंट, एग्रीड टू ट्रांसफ़र हिज बिजनेस टू हिज नेफ्यू को देना चाहता है। पीटर बिस्विक जो एक कोल मर्चेंट है वो अपना बिजनेस अपना नेफ्यू को देना चाहता है। इन रिटर्न, लेकिन उसके बदले में फॉर अ प्रॉमिस बाय द नेफ्यू टू एम्प्लॉय हिम एज कंसल्टेंट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम आफ्टर हिज डेथ टू पे टू हिज विडो एन एनुइटी ऑफ $5 पर वीक। लेकिन कंडीशंस के साथ उसने अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र किया अपने नेफ्यू को। क्या कंडीशंस था कि बिजनेस को नेफ्यू को ट्रांसफ़र करने के बाद उस कंपनी का कंसल्टेंट, एज अ कंसल्टेंट उसको रखना है पीटर बिस्विक को। तो वो एज अ कंसल्टेंट रहेगा और उसके मरने के बाद $5 पर वीक एनुइटी पीटर बिस्विक के वाइफ को मिलेगा। कौन देगा? उसका नेफ्यू। केस क्या है? पीटर बिस्विक एक कोल मर्चेंट है जो कि ना अपना बिजनेस अपने नेफ्यू को देना चाहता है, लेकिन बदले में प्रॉमिस क्या करवाया अपने नेफ्यू से कि एक बार बिजनेस ट्रांसफ़र होने के बाद नेफ्यू उसके पीटर बिस्विक को एज अ कंसल्टेंट रखेगा और पीटर बिस्विक के मरने के बाद पीटर बिस्विक के वाइफ को $5 पर वीक करके एनुइटी देगा, नेफ्यू देगा। ठीक है, ऐसा प्रॉमिस करवाया। पीटर बिस्विक के मर जाने पर नेफ्यू ने उनके पत्नी को $5 करके रुपए नहीं दे पाया, वो फेल कर गया।
अब क्या किया, पीटर बिस्विक के जो वाइफ है उसने केस कर दिया नेफ्यू के ऊपर. The House of Lords held that she was not entitled to sue on the contract. अब क्या बोले कि वाइफ तो स्यू नहीं कर सकता क्योंकि वाइफ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है. एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट पीटर बिस्विक और उसके नेफ्यू के बीच हुआ था, उनके वाइफ के साथ नहीं हुआ था, तो वाइफ यहाँ पे केस नहीं कर सकता. अच्छा, however, the House of Lords observed at the same time, although the widow could not sue as she is a stranger to a contract and stranger to a consideration. तो पीटर बिस्विक के जो पत्नी थी वो पत्नी स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट भी है और स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन भी है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर मतलब केस नहीं कर सकती नेफ्यू के ऊपर. लेकिन but from the capacity of legal heirs of her deceased husband, it may be noted that his part of this judgment of the House of Lords is equity based judgment. तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स फिर क्या बोले कि दो पीटर बिस्विक की पत्नी स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन है एंड स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए वो केस नहीं करवा सकती. लेकिन ऑन द अदर हैंड लीगल कैपेसिटी के अनुसार वो लीगल एयर्स भी तो है पीटर बिस्वी की, तो पीटर बिस्वी के जाने के बाद उसे तो मेंटेनेंस के लिए तो कुछ चाहिए. उस हिसाब से नेफ्यू वो जो $5 जो वादा किया था उसको देने के लिए नेफ्यू बाउंड है, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए भी तो पीटर बिस्वी की पत्नी को तो कुछ अमाउंट चाहिए. ठीक है, तो अब हम ये बता सकते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो ये जजमेंट दिया था दिस इज बेस्ड ऑन द इक्विटी. सर्कमस्टेंस को देखने के बाद ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऐसा जजमेंट दिया था. ठीक है, तो हम दोनों तरीके से ही जजमेंट को समझे कि एक्चुअली तो वो स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन एंड स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए वो केस नहीं कर सकता. लेकिन दूसरे साइड से विडो को that she must be in a position to maintain and sustain herself as well for her survival. उनको जीने के लिए उनको इस पोजीशन में होना ज़रूरी है कि वो अब खुद अच्छी तरीके से जी सके. तो बेस्ड ऑन इक्विटी उसने जजमेंट दिया कि उनका कैपेसिटी एज अ लीगल एयर्स है तो उनको वो $5 मिलेगा पैसा पर वीक. ठीक है, तो एक तरफ वो स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन है एंड स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए वो स्यू नहीं कर सकता. लेकिन दूसरी तरफ वो लीगल एयर्स भी है पीटर बिस्विक का, तो उसको खुद वो मेंटेन कर सके अपने को, इसलिए बेस्ड ऑन द इक्विटी हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ऐसा जजमेंट दिया कि उनको वो $5 मिलना चाहिए पर वीक. ठीक है, फॉर हर मेंटेनेंस. अब एक्सेप्शंस क्या है इंग्लिश लॉ में वो पढ़ेंगे हम. ये दोनों केस आई होप समझ में आया सभी को. अगर नहीं प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि यहाँ पे समझ में नहीं आया. मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगी. एज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिविटी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बोथ आर द न्यू कंसेप्ट. इसमें समझने की बहुत सारा चीज़ें हैं. ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आए. तो अब बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कहाँ पे समझ में आया कहाँ पे नहीं आया. The general rule as to privity of contract is, however, not absolute, and both the courts and legislature in the England have created few exceptions to avoid injustices. अब कुछ exceptions भी है. क्या है? Trust property, जिसको हम first exception मानेंगे. Recognizing the first exception with respect to a property in trust, the legal recognition is based on the following principles of law. तो trust property में actually क्या होता है? The basis of an action by the third party with respect to a trust property is not enforcing of the contract but enforcing of the right conferred by a particular contract in favor of a third party in the form of a trust.
Such a right is recognized as a statutory right, that is English Trust Act according to. It is the right of the equitable or beneficial owner to enforce the trust created in his favor. तो ट्रस्ट में वो is actually not enforcing the contract but enforcing the right conferred by a particular contract in favor of a third party in form of a contract. तो ट्रस्ट में एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराना नहीं है, उस कॉन्ट्रैक्ट से जो राइट हमारा उभर के आ रहा है उस राइट को एनफोर्स कराना है. तो ट्रस्ट में एक्चुअली होता क्या है, ट्रस्ट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द थर्ड पार्टी. ठीक है, तो ट्रस्ट से जो राइट हमारा निकल के आता है उस राइट को इन्फोर्स कराना हमारा मेन इंटेंशन है, ना कि टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो ट्रस्ट प्रॉपर्टी हम लोग एज एन एक्सेप्शन मानेंगे अंडर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, एंड सेकेंड, इट्स वेरी कॉमन फॉर द कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस. ठीक है, जब हमारा टिकट बुक होता है, फैमिली कहीं पे हम घूमने जाएंगे, हमारा टिकट बुक होता है, तो पापा सबके लिए टिकट बुक करता है. ऐसा नहीं कि मैं मेरा टिकट बुक करता हूँ, भाई भाई अपना करता है, मम्मी मम्मी अपनी करती है, पापा अपना करता है. नहीं, सबके लिए पापा करते हैं ना. Another notable exception introduced in the doctrine of privity of contract is in regard to certain commercial practices. For example, where a consumer makes a contract for the purpose of packed holiday. Beneficiary of that contract, that is family members, यहाँ पे beneficial है, who go on the holiday on such package under such direct knowledge against the organizer of the tour, that is the tour planner, even though they were not originally the parties to the contract. तो family members actually original members या फिर parties नहीं है contract का. तो टूर प्लानर के साथ मानो हमारे फैमिली का एक मेंबर, मानो पापा, वही उन्हीं का बातचीत हुआ है. तो टूर प्लानर पापा के साथ एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपके मेंबर के, फैमिली के जितने सारे मेंबर हैं उनके लिए इतना पैसा लगेगा, इतना टिकट लगेगा, यहाँ से बस छोड़ेगा, आप लोग आ जाएंगे, ऐसा ऐसा होगा. तो एक्चुअली हम लोग बेनिफिशियरीज है उस कॉन्ट्रैक्ट का जो पापा और टूर प्लानर अपने में बनाया है. वी आर नॉट डायरेक्ट पार्टी ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट. तो हम लोग बेनिफिशियल है, लेकिन हम भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकते. ठीक है, तो दो एक्सेप्शंस क्या क्या है, एक है हमारा ट्रस्ट प्रॉपर्टीज़ एंड दूसरा है हम जब कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस करते हैं तब. तो अंडर इंग्लिश लॉ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दो एक्सेप्शंस क्या है, एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी में हमारा इंटेंशन है टू एनफोर्स द राइट नॉट की कॉन्ट्रैक्ट, एंड दूसरा है हमारा कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस. तो आई होप पहले तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इंग्लिश लॉ एक्चुअली क्या मानता है, कौन से केस लॉ से क्या उभर के आया, सब कुछ डिटेल्स के साथ हम आज पढ़ें. इंग्लिश लॉ में क्या क्या एक्सेप्शंस हैं वो पढ़ें. कल हम पढ़ेंगे इंडियन लॉ और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मेल है, उसको हम कल पढ़ेंगे. तो आज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा समअप कर लेते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जो लोग पार्टी है सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकता है, कोई थर्ड पार्टी नहीं. अगर कॉन्ट्रैक्ट उस थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए भी हो रहा है तो तब भी उस थर्ड पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकता. तो इंग्लिश लॉ में सबसे पहले दत्तन वर्सेस पूल का जो केस था उसमें ये बोला गया था कि जो स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट का, अगर वो कुछ भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के साथ रिलेटेड है तो वो एनफोर्स करा सकता है अपने कॉन्ट्रैक्ट को. ठीक है, लेकिन 200 साल इसके बाद ट्यूडल वर्सेस एटकिंसन के केस में ये तय हो गया कि सिर्फ जो पार्टी है सिर्फ वही हमारा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करा सकता है और बाकी दूसरा नहीं. तो ट्यूडल वर्सेस एटकिंसन के केस में क्या था, ए और बी, ए हमारा प्लेंटिफ है, ए और बी शादी किया आपस में. अब ए और बी दोनों के पापा एग्रीमेंट में आए, कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम दोनों कुछ पैसा ए को देंगे. बी के जो फादर है वो बोले कि अगर मैं दे भी ना पाया
तो मेरे ज़मीन से, मेरे एस्टेट से वो पैसा जाएगा। ठीक है। अब बी के पापा मर गया। मरने के बाद उनके ज़मीन का जो एग्जीक्यूटर्स था उसने बोला कि हम पैसा नहीं देंगे, मतलब वो फेल हो गया, पैसा दे नहीं पाया। तो ये जो प्लेंटिफ है उसने केस कर दिया कि ऐसे तो पापा मतलब मेरे ससुर जी बोले थे कि मुझे पैसा मिलेगा, लेकिन अब मिल नहीं रहा है। तो तब हमारा रिजल्ट या फिर कंक्लूजन क्या आया कि ए जो प्लेंटिफ है, ना तो वो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट का और ना ही वो पार्टी है कंसिडरेशन का। तो वो दोनों तरफ से ही स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट भी है, स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन भी है, इसलिए वो केस नहीं कर सकता। ठीक है। ठीक उसी प्रकार डनलॉप एंड न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ रिच के केस में भी यही बात आया कि जो हमारा पार्टी है सिर्फ वही एनफोर्स करा सकता है। डनलॉप न्यूमेटिक टायर के केस में क्या हुआ, डनलॉप एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि ना एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया ड्यूक एंड कंपनी के साथ, उसने बेचा ड्यूक को कुछ टायर। अब उसके बदले में डनलॉप ने बताया ड्यूक एंड कंपनी को कि आप बिलो द लिस्ट प्राइस टायर को नहीं बेचेंगे। उसके बाद ड्यूक ने उस टायर को खरीदा डनलॉप से। डनलॉप से खरीदने के बाद उसने उस टायर को बेचा सेल्फ्रिज एंड कंपनी को। अब सेल्फ्रिज एंड कंपनी को बेचने के टाइम पे ड्यूक एंड कंपनी ने बताया कि अगर मैंने कंपनी के लिस्ट प्राइस के बिलो कुछ टायर सोल्ड किया तो उसके हर एक टायर के लिए £5 करके कंपेंसेशन हम देंगे। तो इस बीच जब वो सेल्फ्रिज एंड कंपनी को अपना टायर बेच रहा था ड्यूक एंड कंपनी ने, तो कुछ टायर वो बिलो द लिस्ट प्राइस बेच दिया। उसके बाद डनलॉप एंड टायर कंपनी ने केस किया किसके ऊपर, सेल्फ्रिज एंड कंपनी के ऊपर। इसमें भी वो आया कि सेल्फ्रिज एंड कंपनी और डनलॉप एंड टायर कंपनी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इसलिए डनलॉप एंड टायर कंपनी क्या है, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है एंड स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन भी है, इसलिए वो केस नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये तो रहा विथ केस लॉस, हम प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझे। ठीक है। ठीक उसी तरह बिस्विक वर्सेस बिस्विक के केस में भी ठीक सेम इसी चीज़ को रिअफर्म किया कि पीटर बिस्विक अपना एक कोल मर्चेंट है, बिजनेस है उनका, वो अपना बिजनेस नेफ्यू को देना चाहता है। बदले में ये प्रॉमिस किया नेफ्यू से कि नेफ्यू उसको, पीटर बिस्विक को एज अ कंसल्टेंट उसके कंपनी में रखेगा, और जब पीटर बिस्विक मर जाएंगे तो वो उनके वाइफ को $5 पर वीक पैसा देगा। अब पीटर बिस्विक के मरने के बाद नेफ्यू ऐसा नहीं कर पाया, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने दो तरीके का जजमेंट दिया। पहले बात तो बोला कि उनका वाइफ केस कर दिया नेफ्यू के ऊपर कि तुमने ऐसा पैसा देना मुझे भूल गए। तो एक तो उसका वाइफ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन भी है एंड स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट भी है, इसलिए पीटर बिस्विक का वाइफ केस नहीं कर सकता नेफ्यू के ऊपर। लेकिन ऑन द अदर हैंड पीटर बिस्विक का वाइफ के पास और एक कैपेसिटी है। क्या है वो, एक लीगल एयर्स है पीटर बिस्विक का। तो पीटर बिस्विक के मरने के बाद उनके वाइफ को मेंटेनेंस करने के लिए चाहिए पैसा, एंड शी इज़ इन दैट पोजीशन कि उसे वो पैसा मिलना चाहिए। ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बोला बेस्ड ऑन इक्विटी कि नहीं, मरने के बाद उसको भी अपना ज़िंदगी चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो नेफ्यू तब वो $5 जो रुपीज़ वो तय किया था वो वाइफ को देगा पीटर बिस्विक के। ठीक है। ये रहा दो तरीके का केस कि बिस्विक वर्सेस बिस्विक के केस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऐसा क्यों बोला, बेस्ड ऑन इक्विटी बोला। उसके बाद आया हमारा एक्सेप्शंस कि कौन से दो केस में हमारा ये रूल नहीं अप्लाई होता अंडर द इंग्लिश लॉ। एक है ट्रस्ट प्रॉपर्टी एंड द सेकंड वन इज इन कमर्शियल प्रैक्टिसेस। तो ट्रस्ट प्रॉपर्टी में हमारा इंटेंशन होता है टू एनफोर्स द राइट अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट कि हम कॉन्ट्रैक्ट को ही एनफोर्स कराए। ठीक है। आई होप पूरा मैं समझाने की कोशिश की हूँ, एक समरी भी दे दी हूँ इस क्लास का। तो इसके बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ।
अच्छा लगा क्लास करने में, तो बाद में जो भी ये वीडियो देखेगा प्लीज़ आप रिवीजन करके आप लोग देखेंगे, क्योंकि ऐसे बीच से समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। एंड प्लीज़ आप लोग लाइफ में एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी कीजिए, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। एंड क्लास ख़त्म करने के पहले इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एज इट्स रियली मोटिवेट्स मी एक नया वीडियो बनाने के लिए। एंड बाय, आज के क्लास यहीं तक। फिर से कल इसी टाइम पे मुलाकात होगा आप लोगों के साथ। थैंक यू।